आज की आप बीती कहानी दिल्ली से एक बहन ने भेजी है। वह अपनी आर्थिक समस्याओं से भी बहुत परेशान है। वह अपनी आप बीती कहानी के द्वारा आप सभी लोगों से एक अच्छी राय लेना चाहती हैं। उनकी आप बीती कहानी बहुत ही दुख भरी है और उनकी कहानी से आप सभी औरतों को सतर्क रहने का मौका भी मिल जाएगा। गरीबी का फ़ायदा उठाकर लोग आपसे न जाने क्या कुछ करवा सकते हैं, जिसका आप सभी को कभी अंदाज़ा भी नहीं होगा। मेरी आप बीती कहानी ऐसी कहानी है जिससे आपकी आत्मा तक हिलकर रह जाएगी। चलिए शुरू करते हैं उसी बहन की ज़ुबानी उनकी आप बीती कहानी। 16 साल की उम्र को अक्सर कम समझा जाता है, लेकिन मेरे लिए ये सोचना ज़रूरी हो गया था क्योंकि मैं इस उम्र में इतना एक्सपीरियंस पा लिया था जो आम तौर पर 30 साल के उम्र के लोगों को हो जाता है। जब मैं रात के किसी पहर अपने माँ बाप को देखती तो अपने जज्बात पर काबू रखना मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाता और मैं पसीने में बिल्कुल भीग जाती और बाकी रात मेरे लिए ये परीक्षाएं बन जाती। शायद यही वजह थी कि 16 साल की उम्र में मेरा दिमाग पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहे थे जो एक नौजवान लड़की के लिए ठीक नहीं था। हमारा एक कमरे का घर था जहाँ मेरे माँ बाप, मेरी छोटी बहनें रहती थीं। मेरे माँ बाप के लिए एक चारपाई थी और मेरी बहनें मुझसे करीब 6 साल छोटी थी, इसलिए वह इन बातों को नहीं समझती थी जो मुझे समझ आ चुकी थी। जब मैं आधी रात को अपने माँ बाप की बातें सुनती तो मेरे कान तक के गर्म हो जाते और शर्म से मेरा पूरा बदन कांप उठता था। मैं अपनी माँ बाप की बातें बड़ी बेशर्म बनकर सुनती थी और मैं ये चाहती थी मैं यहाँ से उठकर जाऊँ और उन्हें बताऊँ कि मैं जाग रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं अपने माँ बाप के सामने इस तरह की बातें कर सकूं। फिर मैं अपनी आंखें बंद कर लेती थी, कभी छुप कर देखती और जज्बात इतने उभर जाते, मेरा दिल चाहता कि मैं उठकर अपने माँ बाप को रोकूं और कहूं कि आप बस करिए। मेरा सब्र जवाब दे चुका था, मैं और ज़्यादा ये सब नहीं देख सकती थी। लेकिन मैं सिर्फ सोचती रह जाती। मेरे घर की समस्याएं भी कुछ अच्छी नहीं थी। हम काफ़ी गरीब लोग थे और फिर हर रात ऐसी परेशानी सहते सहते मैं अपने माँ बाप को इस हाल में देखकर अंदर ही अंदर एक नामालूम आग में जलने लगी थी। मेरा दिल चाहता था कि कोई ऐसा आदमी मिले जिसका हाथ थाम कर मैं इस घर से दूर हो सकूं और अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकूं। लेकिन ये भी मुमकिन नहीं था क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई मौजूद नहीं था। एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं घर से बाहर निकलूंगी और अपनी तकदीर को बदलने की कोशिश करूंगी। जीवन साथी की तलाश में निकलूंगी, उस घुटन भरे कमरे से अपनी जान छुड़ा लूंगी। मैं और ज़्यादा इस तरह तड़पते हुए ज़िंदगी नहीं बिता सकती। जब मैंने अपने माँ बाप को बताया कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ तो वह ज़ोर से हंसे और बोले कि पढ़ाई के नाम पर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं और तुम नौकरी करोगी। यहाँ तो अच्छा भला इंसान जूते घिसता फिरता है। मेरे माँ बाप की ये बात मेरी जज्बातों पर एक चांटा था। मैंने गुस्से में कहा कि देखिए, मैं 1 हफ्ते के अंदर ही नौकरी ढूंढ लूँगी और फिर ये घर छोड़कर चली जाऊँगी। मेरे माँ बाप ने मेरी बात सुनकर मुझे अपनी उछालती हुई चप्पल से मारा और कहा कि ठीक है, जाओ अपना शौक पूरा करो, लेकिन अगर अगले 1 हफ्ते के अंदर तुम्हें नौकरी नहीं मिली तो दोबारा इस घर की चौखट को पार करने के बारे में मत सोचना। मेरे माँ बाप की ये बात सुनकर मेरा दिल कांप उठा, लेकिन अगले ही दिन मैं तैयार होकर नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। मेरे माँ बाप तो किसी तरह मेरे नौकरी करने पर राजी नहीं थे। मेरा बाप सारी रात मेरी माँ को परेशान करता और माँ ये सब परेशानी बर्दाश्त करने के बाद सुबह देर तक सोई रहती थी और जब उठती तो अपने थके हुए बदन के साथ घर के कामों में बिजी रहती। उनके पास करने के लिए कोई खास काम नहीं होता था क्योंकि वह हर रात मेरे बाप के जुल्मों को बर्दाश्त करती थी। अक्सर मेरा बाप नशे में घर लौटता था। उसके बाद जो हरकत करते थे उनकी वजह से दिन भर मेरी माँ शर्म के मारे हमसे अपना मुंह छुपाती रहती। उन्हें ये एहसास था कि मैं अब जवान हो गई हूँ और उन सारी बातों की समझ मुझ में आ गई है। फिलहाल वे अक्सर अपने चेहरे पर पल्लू डाले रहती और मुझसे नज़रें नहीं मिला पाती थी। इस सारी समस्याओं से मैंने तंग आकर नौकरी करने का फैसला किया, लेकिन मुझे ये भी मालूम नहीं था किस दफ्तर में जाना है और क्या बात करनी है। मैंने बस घर से निकलकर रिक्शे वाले से कहा कि मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हों, जहाँ मुझे कोई नौकरी मिल जाए। जो जमा पूंजी मेरे पास थी वो मैंने उसके हाथ में थमा दी थी। वह मुझे एक फैक्ट्री के सामने ले गया और कहा कि यहाँ रोज़ नई लड़कियों की भर्ती होती है, तुम भी अपनी किस्मत आजमा कर देख लो। मैंने बस रिक्शे वाले का धन्यवाद किया और फैक्ट्री के अंदर चली गई तो मालूम हुआ कि यहाँ सिर्फ पढ़ी लिखी लड़कियों को ही नौकरी पर रखा जाता है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ।
मैं अपने बाप के सामने बड़ी बड़ी बातें करके आई थी, लेकिन बाहर की दुनिया क्या होती है मुझे उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था। मेरे घर के पड़ोस में एक लड़की रहती थी, वह शायद यहीं कहीं फैक्ट्री में जॉब करती थी। उस लड़की से मेरी बातचीत हो जाती थी। उस लड़की ने मुझे इसी फैक्ट्री का नाम बताया था। मैंने रिसेप्शन पर बैठी एक लड़की से कहा कि मेरी मालिक से बात करवा दो, मैं खुद उसे अपनी समस्याएं बताऊंगी। मेरी बात सुनकर उस लड़की ने मुझे गौर से देखा, फिर कहा कि मालिक हर किसी से नहीं मिलते। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उसको मुझ पर कोई तरस नहीं आया था। मैं बाहर जाने के लिए निकल गई तो मेरी नज़र एक बड़ी सी गाड़ी पर पड़ी, जिसमें से एक पैंट कोट पहने हुए लंबे चौड़े आदमी को उतरते हुए देखा। मुझे यकीन था कहीं यही आदमी इस कंपनी का मालिक तो नहीं। वह करीब 50 साल का आदमी था, मेरे बाप से उम्र में थोड़ा सा बड़ा था। उसको देखकर मुझे अपने बाप की याद आई और उनकी वह बातें भी याद आई जो मेरी माँ से बात किया करते थे। मुझे यकीन था कि इस उम्र में अक्सर जज्बातों पर काबू नहीं होते, इसलिए मैंने एक सोच के तहत अपना दुपट्टा सामने से हटा दिया और थोड़ा सा गला नीचे को सरकाया, अपने बाल खोले और उसके करीब पहुंच गई। किसी भी हाल में ये नौकरी हासिल करनी थी और साथ ही किसी का साथ भी। मैंने धीरे से उससे बात की और कहा, सर मेरी बात तो सुन लीजिए। उस आदमी ने मुझे एक गहरी नज़र से देखा, फिर मेरे करीब आया और अपने गार्ड के तरफ देखा। गार्ड ने बताया, साहब जी, ये लड़की यहाँ नौकरी के लिए आई है। वह आदमी मेरी खूबसूरती को नज़रअंदाज नहीं कर सका और सर से पाँव तक मुझे देखते हुए मुझे अपने पीछे आने का इशारा करके चला गया। मैं भी बड़ी शान से उसके पीछे पीछे अंदर दाखिल हुई तो रिसेप्शन पर खड़ी औरत मुझे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि जब मैं बाहर निकली थी तो मेरा हुलिया कुछ और था और अब कुछ और बता रहा था। लेकिन अब मैं खुद को बहुत ज़्यादा दिखा चुकी थी, मेरी खूबसूरती सबके सामने आ रही थी। मैंने मुस्कुराकर रिसेप्शन वाली औरत को देखा और मुझे ऐसा महसूस हुआ था जैसे मैंने पहली बार कामयाबी हासिल कर ली हो, मगर मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं अपनी बर्बादी के रास्ते पर कदम रख चुकी हूँ। मालिक ने मुझे अपने कमरे में ले जाकर अपने सामने बिठाया और कहा, अपनी फाइल दिखाइए ताकि मैं देख सकूं कि आप यहाँ इस नौकरी के काबिल भी हैं या नहीं। मेरे पास तो कोई डिग्री नहीं थी, क्योंकि मैंने जो कुछ भी सरकारी स्कूल में पढ़ा था वह भी 6ठी 7वीं तक पढ़ा था। उसके बाद मैंने आगे कोई पढ़ाई नहीं की थी, ना ही मेरे पास ऐसी कोई डिग्री थी। फिलहाल मैंने मना किया और सर हिलाया, कहा कि मैं बहुत कम पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन नौकरी करना चाहती हूँ। वह कुछ देर तक मुझे चुप से देखता रहा, फिर उठकर मेरे करीब आ गया और कहने लगा, तुम नौकरी करोगी? तुम्हें तो कोई भी नौकरी नहीं देगा। मैं कुर्सी पर बैठी थी और मेरे करीब की टेबल पर झुककर बैठा था, जिसकी वजह से मेरा सांस रुकने लगा था। बहुत मुश्किल से मैंने ये बात कही थी, मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मेरे घर की समस्याएं कुछ ठीक नहीं हैं। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराया, कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें एक नौकरी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें बहुत मेहनत और लगन से ये काम करना होगा। मैं हैरान थी और मालिक के तरफ देखने लगी। मुझे नहीं मालूम था वो मुझे कौन सी नौकरी का ऑफ़र दे रहा है। मुझे ये अंदाज़ा था कि इतनी आसानी से मुझे कोई नौकरी नहीं मिलेगी और घर से बाहर निकलने के बाद इसका अंदाज़ा मुझे अच्छी तरह से हो गया था। कोई अच्छी नौकरी के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी था। इसलिए मैंने मालिक से पूछा कि आप मुझे कौन सी नौकरी देना चाहते हैं। मालिक ने अपने हाथ से मेरे बालों को मेरे कानों के पीछे किया और फिर अपनी उंगली मेरे गर्दन पर फेरते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी असिस्टेंट रख सकता हूँ। तुम्हें हर वक्त मेरे साथ रहना होगा, जहाँ मैं जाऊँगा तुम्हें भी मेरे साथ जाना होगा। मालिक की मुझ पर गहरी निगाहें ऐसी थी, मेरे वजूद में एक करंट सा दौड़ गया था। ये पहली बार था कोई आदमी मेरे इतने करीब था। मेरे जज्बात में एक हलचल सी मच गई थी। मेरे माँ बाप की बातें मेरे कानों में गूंजने लगी थी। मैं शर्म से सर झुका गई थी, लेकिन मैं उस नौकरी को अपने हाथों से नहीं गंवा सकती थी। इसलिए मैंने मालिक से कहा कि ठीक है, मुझे ये स्वीकार है। मेरी बात पर वो मुस्कुराया, कहने लगा, आज ही अपनी नौकरी शुरू कर दो, तुम्हें बदले में मेरे साथ ही रहना होगा। मैंने पूछा कि मेरा काम क्या होगा, तो मालिक उठकर सीधा खड़ा हो गया और कहने लगा कि मेरे कोट के बटन खोलो। मैं अचानक ही हैरान होकर उसे देखने लगी। उसने मुस्कुराकर मुझे देखा और कहा, तुम्हारी नौकरी शुरू हो चुकी है। मैंने जल्दी से उसके कोट के बटन को खोला। वह कहने लगा कि अब ये कोट उतार कर साइड में हैंगर में लगा दो और साथ ही अपना दुपट्टा भी वहीं हैंगर में लटका दो। जैसे ही मालिक ने मुझे ये ऑर्डर दिया तो मैंने अपना दुपट्टा उतारकर वहीं हैंगर में लटका दिया। वह मुस्कुराकर बोला, बस तुम्हें मेरे साथ ऐसे ही काम करने हैं। उस अजीबो गरीब नौकरी के बारे में मुझे हैरानी और खुशी दोनों महसूस हुई,
क्योंकि ये कोई मुश्किल काम तो नहीं था। उसने मुझे अच्छी खासी तनख्वाह भी बताई थी, जबकि मैं उसके केबिन में बैठ गई। कुछ देर तक वह ऑफिस के कामों में बिजी रहा, फिर अचानक कहने लगा, मेरा आज का काम ख़त्म हो गया है, मैं वापस जा रहा हूँ, तुम भी वापस चली जाओ, कल सुबह आना। जब मैंने घड़ी की तरफ देखा तो दोपहर का 1 बज रहा था। इतनी जल्दी मेरी छुट्टी हो रही थी, जिस पर मैं खुश हो गई और अपना हुलिया ठीक करके सीधा घर पहुंच गई। जब मैं अपने बाप को नौकरी की खबर सुनाई तो वह यकीन नहीं कर पाए। कहने लगे, तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि मैं फैक्ट्री में नौकरी कर रही हूँ तो उन्होंने यकीन कर लिया। उन्होंने कहा कि तुम जो भी कमा कर लाओगी मेरे हाथ में ला कर देना। उनकी बात सुनकर मुझे और ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि मुझे नौकरी से अपनी किस्मत बदलनी है। जब मेरे पिता को नौकरी का यकीन हुआ तो वो बहुत खुश हो गए और शाम को मिठाई भी ले आया। फिर वे अपने दोस्तों के पास चले गए। जब वो वापस आए तो नशे में थे और मैं अच्छी तरह जानती थी अब आधी रात हो गई थी, इसलिए मैं जल्दी से चारपाई पर लेट गई और अपने ऊपर चादर डाल दिया। कुछ ही देर गुजरी थी कि मेरे पिता ने मेरी माँ को पकड़ लिया और फिर वही बातें करने लगे। वो पूरे नशे की हालत में थे और इसी हालत में मेरी माँ के साथ बातें कर रहे थे। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, जबकि मेरी माँ की आवाज़ मेरे कानों में धीरे धीरे गूंज रही थी। वह हमेशा की तरह मेरे बाप से बचना चाहती थी और उनसे माफ़ी मांग रही थी। वह हमेशा नशे में ही रहते थे। वह माँ का ख्याल कभी नहीं रखते थे। माँ की हर रात इसी परेशानी में बीत जाती। मैं हर रात ये सब देखती रहती और अंदर ही अंदर जलती रहती। अगले दिन जब मैं फैक्ट्री पहुंची तो कुछ ही देर के बाद मालिक भी आए, जो बहुत बेचैन थे। उन्होंने कहा कि आज हमें शहर से बाहर जाना है, जहां हमारी नई फैक्ट्री की बुनियाद रखी जा रही है। मुझे भी उनके साथ जाना होगा। मालिक की बात सुनकर मैं घबरा गई, क्योंकि मैंने कभी शहर से बाहर यात्रा नहीं की थी, लेकिन ये मेरी नौकरी थी, इसलिए मैंने खुद को संभाल लिया। मैंने अपना दुपट्टा पहले ही हैंगर में लटका दिया था और अपने हुलिया को ठीक कर लिया था, क्योंकि मैं जानती थी मुझे ये नौकरी मेरी खूबसूरती की वजह से ही मिली है और ऐसी हालत में मेरा हुस्न और ज़्यादा निखर जाता था। मैंने एक नज़र आईने में डाली और फिर मालिक के पीछे पीछे निकल पड़ी। लेकिन उससे पहले कि मैं बाहर निकलती, रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने मुझे धीरे से आवाज़ देकर रोक लिया। जब मैं उसके करीब पहुंची तो उसने कहा कि मैं तुम्हें राय दे रही हूँ, ये नौकरी मत करो। उस लड़की की बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वह खुद तो आराम से बैठी अपनी नौकरी के फ़ायदे ले रही थी और मेरी नौकरी को छुड़वाना चाह रही थी। मैंने नफ़रत भरी नज़रें उस पर डाली थी और वहाँ से निकल आई। मालिक मेरे इंतज़ार में गाड़ी में बैठे थे। फिर गाड़ी चल पड़ी। कुछ ही देर के बाद हम उस जगह पर पहुँच गए जहाँ पर दूसरे फैक्ट्री की बुनियाद रखी जा रही थी। मालिक ने कुछ देर यहाँ के सारे इंतजाम अपनी आंखों से देखा, मजदूरों से बातचीत की और फिर वापस गाड़ी में बैठकर मुझसे कहने लगे, यहाँ बहुत गर्मी है, करीब ही मेरा फार्म हाउस है, वहाँ चलते हैं ताकि कुछ देर आराम कर सके। भला मुझे इस बात पर क्या ऐतराज़ होना था। फिर मैं मालिक के साथ उनके फार्म हाउस पहुँच गई तो मालिक मुझे अपने बेडरूम में ले गया, जहाँ उन्होंने कमरे की रोशनी को कम कर दिया और फिर मुझे बिस्तर पर बैठने को कहा। मैंने कुछ दूरी पर बैठने की कोशिश की, लेकिन मालिक ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने करीब किया और कहा कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, इसी वजह से उन्होंने मुझे नौकरी पर रखा है। उनके करीब होने पर मेरे जिस्म पर पसीने की बूंदें आ रही थी और मैंने अपनी नज़रें झुका ली। फिर मालिक ने ऐसी बात कही, मैं हैरान रह गई, जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। नौकरी के दूसरे ही दिन उन्होंने अपने जज्बात का मुझ पर खुलासा कर दिया था और कहा वो मुझसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन मालिक ने इस शादी के बारे में मैं किसी को ना बताऊं ये शर्त रख दी। मालिक ने कहा कि हमारे उम्र में बहुत फ़र्क है, इसलिए लोग बातें बनाएंगे। लेकिन मालिक को सही में मुझसे मोहब्बत हो गई थी। उनकी बातें सुनकर खुशी से भर गई, क्योंकि मैं भी कई सालों से अपने इन जज्बातों की आग में जल रही थी और मुझे एक अलग घर देने के लिए भी तैयार थे। मैंने बगैर सोचे समझे हामी भर ली थी। फिर मालिक ने मुझे अपने सीने से लगा लिया और कहा, आज ही हम दोनों शादी करेंगे। कुछ ही देर के बाद उन्होंने पंडित जी को बुला लिया और कहा कि हम दोनों की शादी का इंतज़ाम करो। फिर हमने शादी कर ली। मैंने ना अपनी माँ का ख्याल किया और ना ही बाप का, बल्कि मैंने सिर्फ अपने भविष्य के बारे में सोचा। हमारी शादी हो गई और कुछ देर के बाद जब सब लोग वापस चले गए तो मालिक ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और मेरे साथ वक्त बिताना शुरू कर दिया। मालिक खुद 50 साल के लगभग में था, लेकिन उसमें बड़ी ताकत थी। कुछ ही देर के बाद मैं उनके सामने ढेर हो गई।
फिर तो हम दोनों एक पति पत्नी की तरह रहने लगे। लेकिन ये मेरी जॉब थी, मैं सुबह काम पर आती थी और शाम को फ्री होकर चली जाती थी। मुझे वैसे ही तनख्वाह दी जा रही थी। अब मैं रोज़ दफ्तर आती, मालिक किसी न किसी बहाने मुझे बाहर ले जाते और वहाँ अपनी इच्छाओं को पूरी करते। मुझे भी ये सब बुरा नहीं लगता था, क्योंकि अब मैं मालिक की पत्नी थी और ये हमारे बीच एक ढकी छुपी हुई सही लेकिन पवित्र रिश्ता था। लेकिन 1 महीने के अंदर मुझे ये पता हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे माँ बाप को मेरी शादी की खबर नहीं थी, इसलिए मैंने सबसे पहले मालिक को ये खबर दी थी कि मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये खबर सुनकर मालिक का चेहरा खुशी से चमक उठा था। उन्होंने कहा कि मैं खुद तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ, और वो मुझे अपने साथ लेकर निकल गए और कई घंटे तक गाड़ी चलती रही। मैं परेशान हो गई और पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? लेकिन मालिक ने मेरी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जब गाड़ी रुक गई तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि हम एक गांव में थे और वहां एक पुरानी हवेली के सामने रुके थे। मैंने बड़ी हैरानी से मालिक को देखा तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर लाया हूँ। ये मेरा गांव है और मैं इस ज़िले का प्रधान हूँ। यहाँ शहर में मेरी कई फैक्ट्रियाँ हैं। अब तुम मेरा वारिस पैदा करने वाली हो, इसलिए मुझे यहाँ इस हवेली में रहना होगा। मालिक की बात सुनकर मैं घबरा गई, क्योंकि मैंने अपने माँ बाप को कुछ नहीं बताया था और मालिक अचानक मुझे यहाँ पर ले आए थे। जैसे ही हम दोनों हवेली के अंदर दाखिल हुए तो 3 बड़ी उम्र की औरतें मालिक को देखकर हाथ बांधकर करीब आई और कहने लगी, अगर आप आने वाले थे तो हमें पहले खबर दे देते, हम आपके आने की तैयारी करते। इनमें जो सबसे बड़ी औरत है वो मेरी माँ है और 2 मेरी पत्नियाँ हैं। मैं उनकी ये बातें सुनकर बिल्कुल हैरान रह गई, क्योंकि मैंने कभी उनसे इस बारे में पूछा ही नहीं था। पर उन्होंने एक बार बताया था और कहा था मेरी अभी शादी नहीं हुई है और मुझे उससे कोई लेना देना भी नहीं था। लेकिन आज मुझे बहुत बुरा एहसास हो रहा था। मालिक ने उन तीनों को देखा, उनसे कहा, ये मेरी पत्नी है और ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। आज से इस हवेली में रहेगी। वे तीनों हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी। इन दोनों पत्नियों ने मुझे औलाद का सुख नहीं दिया, इसलिए मैंने तुमसे शादी की है। अब तुम मेरा वारिस पैदा करने वाली हो। उनकी माँ और दोनों पत्नियों को देखकर मेरी हालत बिगड़ गई थी। वह तीनों गुस्से में बोल रही थी, हमारे खानदान में निचली जाति की लड़की से शादी करने का कोई रिवाज नहीं, तो आप एक शहर की लड़की, ना उसके जात का पता ना घर का पता, तो फिर आप कैसे ये कह सकते हैं इस हवेली की वारिस पैदा करेगी? मालिक ने जवाब दिया, मैं उसे हमेशा अपने साथ नहीं रखूँगा। ये बच्चा पैदा करेगी और बच्चा इस हवेली में ही रहेगा और ये लड़की मेरे साथ रहेगी और किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। मैंने तीसरी शादी की है, नहीं तो इस ज़िले में मुझे दोबारा वोट नहीं मिलेगा। तुम तीनों को इस बात का ख्याल रखना है और इस लड़की का भी ख्याल रखना है। और मैं इस लड़की को पूरे 9 महीने के लिए यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। उसके बाद इसका बच्चा होते ही मैं इसे यहाँ से ले जाऊँगा। बच्चा तुम तीनों की गोद में आ जाएगा। इस तरह किसी को कानो कान खबर नहीं होगा और मेरा वारिस भी इस हवेली में पलकर बड़ा होगा। मालिक की ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि उनके औकात के सामने मेरी तो बोलने की भी हिम्मत नहीं थी। पर मैंने डरते डरते एक बात ज़रूर कहा कि सर, मेरे माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी जब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। मालिक ने कहा कि तुम अपने घर की चिंता छोड़ दो, मैं तुम्हारे घर पर हर महीने पैसे भिजवा दिया करूँगा और तुम अभी इसी वक्त एक खत लिखोगी अपने माँ बाप के नाम और ये लिखोगी कि मैं अपने काम के सिलसिले में दूसरे शहर आई हूँ। यहाँ पर मुझे 1 साल का वक्त लग सकता है। मैं तो मालिक के आगे अपनी जुबान नहीं खोल पाई, क्योंकि मैं अब बुरी तरह से फंस गई थी। ना ही मैं इस हवेली से कहीं भाग सकती थी और ना ही मैं इस रिश्ते से आज़ाद हो सकती थी। अब मैं अपने आप को हर दिन कोस रही थी कि मैंने ये नौकरी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरी सौतन भी मुझसे बहुत जला करती थी और मुझे हर टाइम खरी खोटी सुनाया करती थी। पर अब मेरा हर तरह से यहाँ ख्याल रखा जा रहा था, एक कैदी की तरह। और बीच बीच में महीने 2 महीने में मालिक भी मुझसे मिलने आता रहा और मेरा बहुत ख्याल रखा जा रहा था। इस दुख तकलीफ में मेरे पूरे 9 महीने बीत गए। जब मुझे बच्चा जन्मने का दर्द हुआ तो मुझे उस हवेली से बाहर दूसरे शहर में ले जाया गया। वहाँ पर मेरा बच्चा तो हुआ, पर मैंने उस बच्चे की शक्ल तक नहीं देखी। जब मुझे होश आया तो मैं अपने शहर में आ चुकी थी और यहाँ पर 3 बेडरूम का एक फ्लैट और फ्लैट के कागज़ और मेरा डिवोर्स पेपर रखा हुआ था, जिसे देखकर मेरा सर चकरा गया। और वहाँ पर एक नोट भी लिखा गया था और उस नोट में लिखा था कि अब तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। और रही बात तुम्हारी नौकरी की, तुम्हें मेरे दूसरे फैक्ट्री में काम मिल जाएगा, जहाँ तुम अपना जीवन अच्छे से बिता सकती हो।
अब मैं सोच रही थी कि मैं अब क्या करूं, क्योंकि मुझे अपना बच्चा बहुत याद आ रहा था। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि आखिर मुझे कौन सा बच्चा हुआ था, बेटा या बेटी। उस मालिक के सामने तो मेरी औकात एक चींटी और हाथी जैसी थी। अब मैं उस फ्लैट में बैठी ज़ोर ज़ोर से अपने ऊपर मातम मना रही थी। मेरा तो घर जाने को भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैं करती भी तो क्या करती। फिर मैंने अपने आप को संभाला और उस घटना को एक बुरा सपना समझकर भुलाना चाहा और फ्लैट से सीधा मैं अपने घर पहुंची। वह फ्लैट मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था। हम लोग यहाँ झुग्गियों में रहते थे, जहाँ पर एक कमरा था। जब मैं अपने घर पहुंची, मेरे माँ बाप मुझे देखकर खुश हुए। मेरे बारे में पूछने लगे, तुमने 1 साल उस शहर में कैसे बिताई और क्या क्या किया। मेरी तो दुनिया ही लुट चुकी थी, पर मैंने अपने माँ बाप को क्या बताती। मैं उनको इसी भरम में जीने दिया। मैंने कहा कि मैंने अपनी कमाई से एक फ्लैट लिया है जहां तुम अच्छे से अपने जीवन बिता सकते हो। आज से तुम्हें इस जगह में रहने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे माँ बाप तो मारे खुशी के निहाल हो गए। उनको तो कुछ मालूम ही नहीं था कि मेरे साथ क्या कुछ हो गया है, और मैं उनको परेशान भी नहीं करना चाहती थी। कुछ दिन के बाद मेरे पिता भी इस दुनिया से चले गए। मैं और मेरी माँ और मेरी छोटी बहनें रह गई, और मैं अपनी माँ को अपना हाल बताकर उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी। और मैं कुछ दिन आराम करके मालिक के दूसरे फैक्ट्री में नौकरी के लिए निकल गई, जहाँ मुझे नौकरी तो मिल गई। एक और मुसीबत मुझ पर टूट पड़ी थी। मुझे वहाँ के वर्करों से पता चला इस फैक्ट्री के मालिक की मौत हो गई है और ये फैक्ट्री उनकी पत्नियाँ चला रही हैं। मैं मालिक के पत्नी के सामने कभी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि अगर उन लोगों को पता चल गया कि मैं उनके ही फैक्ट्री में काम कर रही हूँ तो मुझे काम से भी निकाल देंगे। मैं अपने बच्चे के लिए पल पल तड़पती हूँ। जिससे मेरा रिश्ता था, अब तो वह भी इस दुनिया में नहीं है। अब मैं कैसे अपने बच्चे से मिल सकती हूँ। ना ही मेरे पास कोई प्रूफ है। एक डिवोर्स पेपर है, क्या उसके बिना पर कानून मुझे मेरे बच्चे से मिलने देगी? आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए मुझे आगे क्या करना चाहिए और कैसे मैं अपने बच्चे को हासिल कर सकती हूँ। मुझे कोई अच्छी राय दीजिए, क्योंकि मैं एक बहुत गरीब औरत हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं कोई अच्छा वकील कर सकूँ। आप लोग मेरी आपबीती सुनकर मुझे कमेंट में कोई अच्छी राय दे सकते हैं। अगर आप लोग मेरी आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर पड़ गई हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।